नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर्वप्रथम तो मैं आज आपको बधाई देता हूं, रीट का रिजल्ट आ चुका है और उसके सभी पात्र अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे जो पहले से ही कॉन्फिडेंस में थे कि रीट में हम क्वालिफाई हैं, तो वो तो पढ़ाई कर ही रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे बहुत सारे जो इस कसमकस में थे कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर हम बाहर होंगे या अंदर होंगे, तो अभी तक जो संशय की स्थिति में थे वो अगर पास हुए, क्वालिफाई हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अभी आपके पास पूरा अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और लगभग 20 जनवरी, लगभग 3.5 महीने का समय आपके पास है। और मैं कहता हूं 3.5 महीने तो अगर शिद्दत के साथ आपने तैयारी कर ली तो आप आरएस बन सकते हो। तो ये तो टीचर है। निश्चित रूप से आप सब कुछ भूल के तैयारी में जुट जाइए। ईश्वर आपको हर हाल में सफलता प्रदान करेंगे। आपकी मेहनत आपका लिए ये रास्ता बनाएगी। तो सब रीट क्वालिफाई करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। और जो अभी पढ़ाई शुरू नहीं किए थे वो निश्चित रूप से पढ़ाई में लग जाइए, सब कुछ भूल के। अभी बहुत सारा समय है, ये बिल्कुल मत सोचना कि हमने समय वेस्ट कर दिया था। तो अभी भी 3.5 महीने का टाइम है और 3.5 महीने के टाइम में अगर आप अच्छी रणनीति बनाकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। अब हम कल जहां छूटे थे, हम वही टॉपिक सिंधु सभ्यता की हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हमने कल देखे थे। आज हम सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक और राजनीतिक अवस्था की बात करेंगे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति की हम सिंधु सभ्यता में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता में जिन चीजों का हम यहां अध्ययन करेंगे वो हैं, सर्वप्रथम हम सामाजिक अवस्था का अध्ययन यहां करेंगे। दूसरा हम देखेंगे उसकी धार्मिक अवस्था। उसकी आर्थिक अवस्था और चौथी राजनीतिक अवस्था का अध्ययन हम यहां आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता की सामाजिक अवस्था में हमने पहले ही ये चर्चा की थी सामाजिक अवस्था में कि सिंधु सभ्यता का समाज विभिन्न प्रजातियों में बटा हुआ था। अलग अलग प्रजातियों के लोग वहां रह रहे थे। 4 प्रजाति थी, मैं बता चुका था। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड और अल्पाइन प्रजाति के लोग वहां रह रहे थे। सर्वाधिक जो संख्या में लोग थे वो द्रविड़ थे, जो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। और इसके साथ साथ हमने ये भी कर लिया था समाज के बारे में अध्ययन कि सिंधु सभ्यता के लोग का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक समाज था। और सिंधु सभ्यता में अधिकतर जो लोग थे वो द्रविड़ थे, जिनकी प्रजाति थी भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग वो थे। ठीक है। सामाजिक अवस्था में हम अनुमान पर और केवल खुदाई में प्राप्त वस्तुओं में के आधार पर या चित्रों के आधार पर हम ये कहते हैं सिंधु सभ्यता में, क्योंकि देखो हमने ये देखा कि सिंधु सभ्यता के समाज के बारे में हम स्पष्ट रूप से ये तो कह नहीं सकते कि वहां वर्ग विभाजन था, लेकिन फिर भी ये देखते हैं कि वर्ग विभाजन जैसी कोई चीज वहां रही होगी। लेकिन स्पष्ट ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरीके से ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। सिंधु सभ्यता में वर्ग विभाजन के प्रमाण तो रहे थे। वो इससे स्पष्ट होता है कि दुर्ग और आवास जैसे निवास स्थल थे। इसका मतलब कोई विशेष वर्ग के लोग दुर्ग में रह रहे थे और कोई सामान्य वर्ग के लोग आवास में रह रहे थे। यानी वर्ग विभेद तो रहा था। दुर्ग में हो सकता है प्रशासक वर्ग के लोग रह रहे हों या फिर अधिकारी वर्ग के लोग रह रहे हों, क्योंकि राजा का कोई प्रमाण वहां से प्राप्त नहीं हुआ है। प्रशासक या अधिकारी वर्ग के लोग वहां रह रहे थे
और आवास में सामान्य वर्ग के लोग रह रहे थे। इसका मतलब वर्ग विभाजन तो समाज में था, और केवल अनुमान के आधार पर इतिहासकारों ने यह लिखा है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो समाज में 4 वर्ग बने हुए थे। समाज में 4 वर्ग थे, और वो वर्ग थे, पहला पुरोहित, या इतिहासकारों ने जिसे कहा है विद्वान वर्ग। ये केवल अनुमान पर आधारित है, क्योंकि पुरोहितों को प्रमाण प्राप्त हुए, जैसे हमने मोहनजोदड़ो में जब बृहत स्नानागार, विशाल स्नानागार की बात की, तो उसके पास में भी पुरोहितों के आवास मिले हैं। दूसरा वर्ग जो रहा वो वर्ग रहा था व्यापारियों का। सिंधु सभ्यता थी ही व्यापार प्रधान, तो व्यापारी का वर्ग था। तीसरा वर्ग था, हम देखते हैं कि सिंधु समाज में सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, इसलिए कोई कारीगर या शिल्पी वहां निश्चित रूप से रहे होंगे। तो तीसरा वर्ग अनुमान के आधार पर बताया गया था शिल्पी, और चौथा वर्ग जो निर्धारित किया गया था वो था श्रमिक या मजदूर। इस प्रकार से सिंधु समाज का जो विभाजन है वो 4 वर्गों में किया गया था। समाज का विभाजन 4 वर्गों में किया गया था, ब्राह्मण, व्यापारी, शिल्पी और श्रमिक। इस प्रकार के 4 वर्ग थे। आगे हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा के प्रचलन के रूप में इतिहासकार लिखते हैं, जैसे कि श्रमिकों के आवास मिले, दास प्रथा का प्रचलन रहा होगा, या छोटे कमरों के जो आवास मिले, उस आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि संभवतः सिंधु समाज में दास प्रथा का प्रचलन रहा था। इसके साथ साथ सिंधु समाज में हम देखते हैं कि लोग सर्वाहारी थे, मांसाहार और शाकाहार दोनों का प्रयोग करते थे, ठीक है, शिकार खेलते थे। इसके साथ साथ फसल उगाते थे, लगभग 9 प्रकार की फसलों का उत्पादन वो लोग करते थे। स्त्री व पुरुष दोनों आभूषणों के शौकीन थे। आभूषणों में सोने, चांदी, लाजवर्द मणि यानी कीमती आभूषण भी पहने जाते थे, और गरीब लोग जो थे वो पत्थर और मिट्टी के आभूषण भी पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन थे, ठीक है जी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनका मुख्य खाद्यान्न जो था, हमने पहले भी हड़प्पा का जब चर्चा की थी, देखा गेहूं और जौ के अवशेष प्राप्त जो हुए थे, उसमें मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य खाद्यान्न था वो था गेहूं और जौ। इस प्रकार गेहूं और जौ उनका मुख्य खाद्यान्न था। वस्त्र निर्माण में हम ये चर्चा करेंगे, आर्थिक अवस्था में सूती वस्त्र उद्योग का प्रचलन था, इसलिए सिंधु समाज के लोग 2 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र। तो इन सब चीजों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, दास प्रथा का प्रचलन था, सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सती प्रथा का भी प्रचलन था। सिंधु समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, और सती प्रथा का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है हम पढ़ चुके हैं। सती प्रथा का प्रचलन था, इसके प्रमाण कहां से प्राप्त हुए, जहां से युग्म समाधि प्राप्त हुई है। युग्म समाधि के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हम पढ़ चुके हैं। युग्म समाधि प्राप्त हुई है लोथल और कालीबंगा से। लोथल से 3 युग्म समाधि प्राप्त हुई, और कालीबंगा से 1 युग्म समाधि प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर लिखा गया कि सिंधु समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। बाकी जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, इनका उल्लेख वहां नहीं मिलता। केवल अनुमान के आधार पर यह कहा गया है कि सिंधु समाज 4 वर्गों में विभाजित था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सिंधु समाज में सर्वाहारी लोग थे। सर्वाहारी अर्थात मांसाहार और शाकाहार दोनों का वो लोग प्रयोग करते थे। स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण पहनने के शौकीन थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। आभूषण प्रेमी, ठीक है। सोना, चांदी, लाजवर्द मणि, पत्थर, मिट्टी, इन सब के आभूषण वो लोग पहनते थे। इसके साथ साथ वो 2 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। वस्त्र होते थे उनके सूती व ऊनी। ये 2 प्रकार के वस्त्र सिंधु सभ्यता के द्रविड़ लोग धारण करते थे, सूती व ऊनी वस्त्र।
सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा धारण किए जाते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि उनका जो मुख्य खाद्यान्न था सिंधु सभ्यता के लोगों का, वो मुख्य खाद्यान्न की चर्चा हम पहले कर चुके थे। मुख्य खाद्यान्न था वो था गेहूं और जौ। गेहूं और जौ उनका मुख्य खाद्यान्न था, और जब हमने हड़प्पा पढ़ा तब इसकी चर्चा कर ली थी कि गेहूं और जौ उनका मुख्य खाद्यान्न था, जिसके प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। इसके बाद में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के विशेष साधनों का प्रयोग करते थे, और यहां से प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि मनोरंजन के साधन के रूप में किसका प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए वहां से आकृति मिली है, उस आकृति के आधार पर चित्रों में निर्धारित किया गया है कि पासा का खेल यानी शतरंज, पासा खेलना अर्थात शतरंज खेलना उनके मनोरंजन का एक साधन था। ठीक है, मनोरंजन में जो साधन वो प्रयोग करते थे उसका हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मनोरंजन के लिए जिन जिन साधनों का प्रयोग करते थे वो है पासा खेलना। दूसरी हम बात करें तो मनोरंजन के साधन में आखेट अर्थात शिकार खेलना, जंगली पशुओं का शिकार करना जिसको आखेट कह रहे थे, शिकार खेलना उनके मनोरंजन का साधन था। और तीसरा हम यहाँ देखते हैं उनके मनोरंजन के साधन के रूप में वो था पशुओं की लड़ाई, पशुओं या पक्षियों की लड़ाई। ठीक है जी, तो ये उनके मनोरंजन के साधन रहे थे। तो सिंधु समाज में ये हम देखते हैं कि मात्र सत्तात्मक समाज था, इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। मात्र सत्तात्मक का मतलब परिवार में माता मुखिया थी, और इसके प्रमाण इसलिए प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी की सर्वाधिक मूर्तियां वहां से प्राप्त हुई। इसके साथ साथ हड़प्पा में एक विशेष चित्र प्राप्त हुआ है जो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा है, यानी स्त्री को समस्त सृष्टि के जन्य मान रहे थे। उस आधार पर कहा गया कि सिंधु सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक थे। ठीक है, आपको यहां ये याद रखना है कि सती प्रथा का प्रचलन था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मुख्य रूप से वो थे सिंधु समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। इसके प्रमाण कुछ इतिहासकारों ने माने हैं। दूसरा मैं बता देता हूं कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको यहां याद रखनी है। अगली हम बात करते हैं सिंधु समाज में, तो बात करते हैं कि सिंधु समाज में अंतिम संस्कार, ये यहां से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अंतिम संस्कार सिंधु समाज में वो 3 प्रकार से किया जाता था। सिंधु समाज में अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। पहला, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। ठीक है, दूसरा आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, और तीसरा दाह संस्कार। सिंधु समाज में अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण का तात्पर्य यहां यह था व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके शव को दफन कर देना, शव को दफना देना। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसको शव को दफना देना। और दफनाने की जो विधि थी वो दिशा थी उत्तर दक्षिण दिशा। यहां यह महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है। उत्तर दक्षिण दिशा में शव को दफन किया जाता था, यानी उत्तर दिशा में सिर रखा जाता था और दक्षिण में पैर रखे जाते थे। यह महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है। हालांकि इसका अपवाद भी मिले, हम उसकी चर्चा करेंगे आगे। पूर्ण समाधिकरण में व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके शव को दफना दिया जाता था। दूसरा था आंशिक समाधिकरण। इसमें आपको याद रखना है, आंशिक समाधिकरण में व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पहले उसके शरीर को जंगलों में छोड़ दिया जाता था, जंगली जानवरों या पशुओं को खाने के लिए, और उसके पश्चात जो ढांचा बचता था हड्डियों का, उसे दफनाया जाता था। पहले जंगली जानवरों को खाने के लिए सब छोड़ दिया जाता था, उसके पश्चात जो ढांचा बचता था उसको दफन कर दिया जाता था। यह था आंशिक समाधिकरण। इस आंशिक समाधिकरण में भी
उत्तर दक्षिण दिशा में ही समाधिकरण होता था। इससे आगे हम बात करें तो आंशिक समाधिकरण के प्रमाण अभी भी प्राप्त होते हैं, और वो प्राप्त होते हैं एक तो पारसी समुदाय में। पारसी समुदाय में अभी भी आंशिक समाधिकरण के प्रमाण प्राप्त होते हैं आज भी, ठीक है जी। और दूसरा, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय संत दादू पंथियों में अभी भी आंशिक समाधिकरण के प्रमाण मिलते हैं। दादू ने अपनी मृत्यु से पूर्व घोषणा की थी कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर को परोपकार के लिए जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ देना, और उसके पश्चात कुछ बचे तो उसे दफना देना। इसलिए दादू पंथियों में भी आंशिक समाधिकरण के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तीसरा जो है वो है दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब है शव को जलाना, शव को जलाना। तो इस प्रकार अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, ठीक है। इस समाधिकरण में यह हमें याद रखना है कि समाधिकरण की जो दिशा थी, ये दिशा उत्तर दक्षिण दिशा थी। समाधिकरण की दिशा सिंधु क्षेत्र में उत्तर दक्षिण दिशा थी। उत्तर में सिर रखा जाता था, उत्तर दिशा में सिर, और दक्षिण में पैर रखे जाते थे। लेकिन इसका अपवाद भी प्राप्त होता है, और वो अपवाद प्राप्त होता है, इसके अपवाद हैं कालीबंगा। या ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। सामान्यतः सिंधु क्षेत्र में उत्तर दक्षिण दिशा में समाधिकरण किया जाता था, लेकिन कालीबंगा में समाधिकरण की जो प्रक्रिया थी वो थी दक्षिण उत्तर। दक्षिण उत्तर अर्थात दक्षिण में सिर और उत्तर में पैर रखे जाते थे, ठीक है। एक और अपवाद प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल में जो समाधिकरण की प्रक्रिया थी, वो लोथल में समाधिकरण की प्रक्रिया थी पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम दिशा में। पूर्व में सिर और पश्चिम में पैर रखे जाते थे। तो ये मोटा मोटा आपको 2 अपवाद याद रख लेने हैं। कालीबंगा में बिल्कुल उल्टा था, जो सामान्य प्रक्रिया थी उत्तर दक्षिण, उसके उल्टे दक्षिण उत्तर में समाधान होता था, और लोथल में जो समाधान होता था वो पूर्व पश्चिम में। रोपड़ में जो समाधान प्राप्त हुआ है, रोपड़ में ये भी अपवाद है। रोपड़ में हुआ है पश्चिम पूर्व दिशा में, पश्चिम पूर्व दिशा में, यानी पश्चिम में सिर और पूर्व में पैर। तो ये समाधिकरण की प्रक्रिया थी, ठीक है। मोटे तौर पर यह सिंधु सभ्यता का समाज था। समाज मात्र सत्तात्मक था, वर्ग विभाजन था, सामान्यतः पुरोहित, शिल्पी, व्यापारी और श्रमिक के रूप में वर्ग विभाजन था, ठीक है। अंतिम संस्कार में से आपको ये दिशा याद रख लेनी है। इन पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और समाधान के अलावा कलश समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कलश समाधान, यानी इन कलश या घड़े में, कलश या घड़े में हड्डियों को भरकर उनके साथ या तो पशुओं की हड्डी या फिर आभूषणों को भरकर इन्हें दफन कर दिया जाता था। जब किसी की मृत्यु के पश्चात उसे दफनाया जाता था तो कलश में यानी घड़े में पशुओं की हड्डियों को भरकर या उनके प्रिय आभूषणों को भरकर उनके साथ दफन कर दिया जाता था। इसका मतलब सिंधु सभ्यता में जो अंतिम संस्कार होते थे वो अंतिम संस्कार पूर्ण धार्मिक क्रिया से संपन्न होते थे, धार्मिक क्रियाकलाप से संपन्न होते थे, धार्मिक क्रियाकलाप से संपन्न होते थे। और धार्मिक क्रियाकलाप का मतलब यह था कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके आभूषणों को या उसके प्रिय वस्तुओं को उसके साथ दफन करते थे। जैसे रोपड़ से मनुष्य के साथ कुत्ते का शव प्राप्त हुआ है, ठीक है। इससे यह प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इस धार्मिक क्रियाकलापों से जो समाधिकरण होता था, इसका मतलब वो किसी दूसरे लोक में भी विश्वास करते थे। तो ये तो जानकारी रही, ये सिंधु सभ्यता के समाज की रही।
इन तीनों जो संस्कार हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और अंतिम दाह संस्कार में, इन तीनों के प्रमाण, तीनों प्रकार के अंतिम संस्कार के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वो प्रमाण प्राप्त हुए हैं तीनों ही प्रकार के, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार था शव को जलाना, ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। पूर्ण समाधिकरण भी, आंशिक समाधिकरण भी और दाह संस्कार अर्थात शव को जलाना, तीसरा प्रकार का जो संस्कार था दाह संस्कार अर्थात शव को जलाना, तीनों प्रकार के अंतिम संस्कार का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से मिला है। तो ये हुआ सिंधु सभ्यता का समाज, ठीक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। इसके बाद में हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। धार्मिक अवस्था, सिंधु सभ्यता की धार्मिक अवस्था की हम यहां चर्चा करते हैं। तो हमने मोटे तौर पर पहले ये देख लिया था कि सिंधु सभ्यता का समाज मूर्ति पूजक था, प्रकृति पूजक नहीं था। ये हम चर्चा कर चुके थे कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मूर्ति पूजक था। जब सामान्य विशेषता हम बता रहे थे तभी आपको बताया गया था कि सिंधु सभ्यता का समाज मूर्ति पूजक था, ठीक है, अर्थात प्रकृति पूजक नहीं था। प्रकृति पूजक नहीं था इसका मतलब समझना कि प्रकृति में उन्होंने, आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने प्रकृति की कुछ चीजों की पूजा की, जैसे पशु पूजा, जैसे नाग पूजा। प्रकृति पूजा का मतलब जो प्रकृति में जो भी चीज है उनको पूज रहे हैं वो प्रकृति पूजक। जिन्होंने पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजी है वो पत्थर पूजक या मूर्ति पूजक। नाग पूजा के प्रमाण वहां से प्राप्त हुए हैं, वृक्ष पूजा के प्रमाण वहां से प्राप्त हुए हैं। वृक्ष पूजा के रूप में वो पीपल की पूजा कर रहे थे, पशुओं की पूजा कर रहे थे। लेकिन ये याद रखना है आपको कि इन सब चीजों के उन्होंने प्रतीक बनाए। मैं पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुका कि नाग के जो प्रतीक बनाकर या चित्र बनाकर उन्होंने पूजा की, पीपल के चित्र बनाकर उन्होंने पूजा की, ठीक है, सूर्य को उन्होंने स्वास्तिक के रूप में पूजा। इस प्रकार इन सभी प्रकृति की चीजों को मूर्तिकरण करने के पश्चात वो पूजा कर रहे थे। इस आधार पर यह लिखा गया है कि मूर्ति पूजक था सिंधु सभ्यता के समाज। जो द्रविड़ लोग थे वो मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजक थे। लेकिन याद रखना है आपको, मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, ठीक है जी। मंदिर के कोई अवशेष वहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। वो व्यापारी लोग थे। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वो पूजा करते थे, पूजा अर्चना भी करते थे किसी स्थान पर, वो धूप बत्ती भी करते थे, क्रियाकलाप या कर्मकांडी भी थे। लेकिन मंदिर के ऐसे कोई अवशेष वहां से प्राप्त नहीं हुए। इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः लकड़ी के बने हुए मंदिरों का प्रयोग करते थे, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई है। तो आपको याद रखना है मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग पारलौकिक थे। धार्मिक अवस्था में जब हम देखते हैं तो धर्म के क्षेत्र में सिंधु सभ्यताओं की परंपरा बड़ी उन्नत थी। सिंधु सभ्यता के लोग पारलौकिक थे, इहलौकिक नहीं थे। अब इसका मतलब समझना, ये दो हुए शब्द, मूर्ति पूजक थे, प्रकृति पूजक नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे, प्रकृति पूजक नहीं थे, पारलौकिक थे, इहलौकिक नहीं थे। अब पारलौकिक और इहलौकिक से यहां तात्पर्य है, पारलौकिक अर्थात परलोक अर्थात दूसरे लोक में विश्वास रखना। और इस बात के प्रमाण मिल चुके हैं कि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, किसी दूसरे लोक में वो विश्वास रखते थे, अर्थात पारलौकिक थे। इहलौकिक का मतलब था इसी जीवन में विश्वास रखना या इसी जीवन को समृद्ध बनाना। जैसे ऋग्वैदिक कार्यों के बारे में कहा जाता है कि वो इहलौकिक थे, अर्थात इसी लोक में अत्यधिक या इसी जीवन को सुखी बनाने के प्रयास वो लोग करते थे, ऋग्वैदिक कार्य। जहां सिंधु सभ्यता के बारे में आपको याद रखना है वो पारलौकिक थे, इहलौकिक नहीं थे, ठीक है, ये क्लियर। इसके साथ साथ हम देखते हैं आगे कि सिंधु सभ्यता की धार्मिक अवस्था में वो लोग बहुदेववादी थे,
लेकिन बहुदेववादी होने के साथ साथ, बहुदेववादी के साथ साथ वो किसी परम सत्ता में विश्वास रखते थे, यानी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। कोई एक है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। बहुदेववादी होने के साथ साथ परम सत्ता में विश्वास, परम सत्ता में विश्वास कि कोई एक है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। और परम सत्ता के रूप में उन्होंने एक द्वंदात्मक धर्म की यहां स्थापना की। द्वंदात्मक, इसलिए उनको कहा गया द्विदेवता मूलक, अर्थात मुख्य रूप से वो दो देवताओं की विशेष रूप से पूजा कर रहे थे। द्विदेवता मूलक थे सिंधु सभ्यता के लोग, और वो दो देवता थे, परम पुरुष, परम पुरुष और परम नारी। ठीक है जी। बहुदेववादी होने के साथ साथ वो ये मानते थे, किसी परम सत्ता में विश्वास रखते थे, अर्थात सृष्टि का निर्माण किसी एक महान शक्ति ने किया है। यहां हम ये देखेंगे कि वो द्विदेवता मूलक थे, अर्थात दो देवताओं की विशेष रूप से पूजा करते थे। और उन दो देवता में थे परम पुरुष और परम नारी। परम पुरुष के रूप में वो जिसकी पूजा कर रहे थे, परम पुरुष के रूप में वो पूजा कर रहे थे पशुपतिनाथ, जिसे शिव का प्रारंभिक रूप माना गया। और पशुपतिनाथ की का जो चित्र है वो कहां से प्राप्त हुआ, हम पढ़ चुके हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, ठीक है, एक मोहर पर ये चित्र बना हुआ है। पशुपतिनाथ की हम चर्चा कर चुके। दूसरे वो परम नारी के रूप में पूज रहे थे मातृ देवी को। मातृ देवी, स्त्री की बहुत सारी मूर्तियां सिंधु क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार वो दो देवताओं की विशेष रूप से पूजा कर रहे थे, परम पुरुष के रूप में पशुपतिनाथ और परम नारी के रूप में मातृ देवी की वो पूजा कर रहे थे। ठीक है, जहां तक क्लियर हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं वो लगभग सभी सिंधु क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसकी चर्चा हम कर चुके। मातृ देवी की मूर्ति लगभग सभी सिंधु क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। और मातृ देवी की जो सर्वाधिक मूर्ति प्राप्त हुई, मातृ देवी की सर्वाधिक मूर्ति जहां से प्राप्त हुई वो था पंजाब। मातृ देवी की सर्वाधिक मूर्ति पंजाब से प्राप्त हुई है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये याद रखना है कि राजस्थान और गुजरात से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थान में गुजरात से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। ठीक है जी। मातृ देवी की सर्वाधिक मूर्ति पंजाब से, राजस्थान व गुजरात से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां तक देखा वो द्विदेवता मूलक थे, बहुवादी थे, बहुत सारे देवताओं की पूजा वो लोग कर रहे थे, लेकिन किसी परम सत्ता को मान रहे थे। परम पुरुष और परम नारी के रूप में वो दो देवता की पूजा कर रहे थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पशु पूजा से परिचित थे। पशु पूजा, वृक्ष पूजा और नाग पूजा के प्रमाण सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पशु पूजा के रूप में हम देखते हैं, पशु पूजा से परिचित थे, वृक्ष पूजा से परिचित थे और नाग पूजा के प्रमाण वहां से प्राप्त हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो यहां से बनता है, पशुओं में सबसे ज्यादा पूजा वो चित्रों के माध्यम से जो प्रदर्शित कर रहे हैं, वो सर्वाधिक पूजा जाने वाला पशु था कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाले सांड की पूजा वो सर्वाधिक करते हैं। और इसके बारे में कहा गया कि संभवतः किसी देवता का वाहन रहा होगा, जैसे शिव का वाहन है नंदी। ठीक है, तो इस प्रकार ये माना गया
कि इसकी पूजा वो शक्ति के प्रतीक के रूप में कर रहे थे, शक्ति के प्रतीक के रूप में। और यहां से ये प्रश्न बनता है, सिंधु सभ्यता के लोग शक्ति के प्रतीक के रूप में किसकी पूजा करते थे? तो आपको याद रखना है कुबड़ वाले सांड की, निश्चित रूप से आपको ये याद रखना है। अगली हम बात करते हैं वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा में वो लोग पीपल की पूजा कर रहे थे। बहुत सारे स्थान पर पीपल के चित्र बने हुए मिले हैं, बहुत सारी मुद्रा और मोहर पर पीपल के चित्र है। इसका मतलब वो पीपल की पूजा कर रहे थे। नाग पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए, नाग के चित्र हैं कई स्थान पर से। तो इस प्रकार हमको याद रखना है, पशु पूजा से परिचित थे, वृक्ष पूजा और नाग पूजा। शक्ति के प्रतीक के रूप में वो कुबड़ वाले सांड की पूजा कर रहे थे। चलिए इसके आगे हम देखते हैं और किन किन चीजों से वो धार्मिक क्षेत्र में परिचित थे। देखिए, सिंधु सभ्यता के से हमें स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह। और स्वास्तिक का चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ है? हम चर्चा कर चुके हैं, हड़प्पा से। और स्वास्तिक का प्रतीक था ऊर्जा का। इसलिए माना गया कि सिंधु सभ्यता के लोग सूर्य उपासना से परिचित थे, सूर्य उपासना से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग स्वास्तिक के चिन्ह के रूप में वो सूर्य की उपासना कर रहे थे। इसके आगे हम देखते हैं यज्ञ से वो परिचित थे, और यज्ञ के प्रमाण मिले हमने देखा है मोटे तौर पर लोथल, कालीबंगा से यज्ञ वेदी प्राप्त हुई हैं। ठीक है जी। अच्छा, पशु बलि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पशु बलि एक मोहर पर हड़प्पा से प्रमाणित हुए हैं, और लोथल और कालीबंगा से ये यज्ञ वेदियों से याद होता है कि पशु बलि का भी प्रचलन था। योग से वो लोग परिचित थे। योग से सिंधु सभ्यता के लोग योग से परिचित थे, योग से परिचित थे। और योग के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो योग मुद्रा में बैठा हुआ है, अर्ध खुले नेत्र है, कानों में कुंडल है, दाढ़ी है। और ये योगी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग योग से भी परिचित थे। ठीक है। पुनर्जन्म से वो लोग परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, क्योंकि समाधिकरण की प्रक्रिया में हमने देखा कि विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों के आधार पर वो लोग समाधिकरण करते थे। प्रिय आभूषणों को उसके साथ दफन करते थे। जैसे हो सकता है वो पालतू पशु भी उसका प्रिय कुत्ता रहा हो जो उसके साथ रोपण में दफन कर दिया गया। इसका मतलब आने वाले जन्म में, पुनर्जन्म में वो वस्तुएं उसके साथ रहें। तो इसके आधार पर कहा गया कि वो सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। अब यहां से ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह था, द्विदेवता मूलक थे। ठीक है। भारतीय संस्कृति को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी देन, यहां से प्रश्न बनता है। देखिए, भारतीय संस्कृति को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी देन किस क्षेत्र में रही? किस क्षेत्र में रही? ऑप्शन ए धार्मिक क्षेत्र में, बी सामाजिक क्षेत्र में, सी आर्थिक क्षेत्र में, या राजनीतिक क्षेत्र में। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी देन भारतीय संस्कृति को जो रही वो रही धार्मिक क्षेत्र में। क्योंकि हम ये देखेंगे आगे कि सिंधु सभ्यता ने भारत को धर्म के क्षेत्र में विशेष चीजें प्रदान की गई हैं। जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, वो सिंधु सभ्यता की देन है भारतीय संस्कृति को। वैदिक काल में स्वास्तिक के चिन्ह का उल्लेख ऋग्वेदों में प्राप्त नहीं होता। इसके साथ साथ नाग पूजा, ठीक है जी, इसके साथ साथ पशु पूजा,
यहां हम देखते हैं पशु पूजा के अलावा हिंदू क्षेत्र में शिवलिंग की पूजा का प्रचलन था। यानी शिवलिंग की पूजा का प्रचलन रहा। यह भी भारतीय संस्कृति को सिंधु सभ्यता की देन है। लिंग और योनि की पूजा का जो उल्लेख है सर्वप्रथम वो सिंधु क्षेत्र में मिला और वर्तमान में भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। वैदिक संस्कृति में कहीं भी लिंग की पूजा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता, इसलिए शिवलिंग की पूजा भी भारतीय संस्कृति को सिंधु सभ्यता की देन रही है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि विशेष प्रकार के जो चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ठीक है, चित्रों के रूप में, मूर्ति पूजा के रूप में, वो सिंधु सभ्यता की यहां देन रही है। जैसे मोहनजोदड़ो से एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके सिर पर एक पक्षी बैठा है जिसको बतख माना गया है। इसके सिर पर एक पक्षी बैठा है जिसको बतख माना गया है। इसका मतलब बतख की पूजा भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गरुड़ था। अभी भी वर्तमान में गरुड़ को विष्णु का वाहन माना जाता है। तो विभिन्न प्रकार के पशुओं की पूजा या पक्षियों की पूजा वो कर रहे थे। तो इतिहासकार मानते हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार पशु या पक्षी विभिन्न देवताओं के वाहन हैं, वो सिंधु सभ्यता से ही उन्होंने उस मत को ग्रहण किया होगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति को उनकी जो बड़ी देन रही, स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु सभ्यता से, शिवलिंग की पूजा सिंधु सभ्यता से। ठीक है जी। पशु पूजा के प्रथम प्रमाण, हालांकि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो कुबड़ वाले सांड की पूजा कर रहे थे और वैदिक सभ्यता के लोग कुबड़ वाले सांड की पूजा कर रहे थे। वैदिक सभ्यता के लोग गाय की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में यह प्रमाणित नहीं होता है कि वो लोग गाय की पूजा करते थे। गाय का किसी भी प्रकार के कहीं चित्रांकन उन्होंने नहीं किया है। हालांकि वो गाय से परिचित रहे होंगे, क्योंकि बैल की जब पूजा कर रहे थे तो निश्चित रूप से गाय से परिचित थे, लेकिन गाय के कहीं भी से भी चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये हमें याद रखना है कि भारतीय संस्कृति को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी देन जो रही वो धर्म के क्षेत्र में रही थी। स्वास्तिक का चिन्ह उनकी देन है, शिवलिंग की पूजा उनकी देन है, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, ठीक है, ये सब भारतीय संस्कृति को सिंधु सभ्यता की देन रही है। तो ये हमने सिंधु सभ्यता के धार्मिक क्षेत्र की बात की। आप ये देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो रही वो मूर्ति पूजक थी। दो देवताओं की पूजा विशेष रूप से की जाती थी। ठीक है, पशु पूजा से वो परिचित थे, वृक्ष पूजा का प्रचलन था, पीपल की पूजा की जाती थी, नाग पूजा का प्रचलन था, स्वास्तिक का चिन्ह, यज्ञ से परिचित थे, पशु बलि के प्रमाण मिले हैं, योग से परिचित थे। तो ये सब हमने धार्मिक क्षेत्र की चर्चा सिंधु सभ्यता के बारे में की। इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के आर्थिक क्षेत्र की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र में ही विशेषकर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं। सिंधु सभ्यता की आर्थिक अवस्था, और आर्थिक अवस्था में हम यह देखेंगे, हमने पहले ही चर्चा की कि सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी, व्यापार प्रधान, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था, अर्थव्यवस्था का मैंने पहले चर्चा की, अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था वो क्या था? कृषि। ये पहले मैं बता चुका। सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी, लेकिन अर्थव्यवस्था का मूल आधार वो कृषि था। अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था। और किस प्रकार था की चर्चा हमने कर चुके थे कि सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। सूती वस्त्र कपास से बनता था और कपास की खेती होती थी। इसी के तहत हम चर्चा करते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख उद्योग था, सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वो था सूती वस्त्र उद्योग। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है, सूती वस्त्र उद्योग
ठीक है जी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग था वो था सूती वस्त्र उद्योग। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि व्यापार प्रधान सभ्यता थी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रचलन था सिंधु क्षेत्र में। हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रचलन वहां था, और जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था वो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था मेसोपोटामिया के साथ। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेसोपोटामिया, जहां वर्तमान में इराक है, वहां प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी, और मेसोपोटामिया के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार वहां हुआ है। इसके अलावा मिस्र का उनके साथ व्यापार होता था। इसके अलावा एशिया से यानी फारस की खाड़ी या ईरान से उनका व्यापार होता था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रचलन था। अब ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जिन जिन चीजों का प्रयोग करता था, अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस आधार पर होता था, तो हम ये देखते हैं इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय, हालांकि सिंधु क्षेत्र से मुद्रा भी प्राप्त हुई है जो मिट्टी की बनी हुई थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय से तात्पर्य समझना, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। सूती वस्त्र का वो लोग निर्यात करते थे, उसके बदले में आभूषण बनाने की सामग्री का वो लोग आयात करते थे। तो ये था वस्तु विनिमय का सिद्धांत। इस आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, और इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जिन साधनों का, संचार के जो साधन थे, जिन संचार के साधनों का वो प्रयोग करते थे, वो हम देखते हैं कि बंदरगाह के प्रमाण वहां से प्राप्त हुए। और इसके अलावा पशु गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी हुई, ठीक है, बैल बग्गी हुई, पशु गाड़ी, और जलमार्ग का वो प्रयोग करते थे। जलमार्ग यानी नावों का प्रयोग करते थे। जैसे लोथल से नाव बनाने के क्षेत्र प्राप्त हुए, नाव बनाने के उद्योग प्राप्त हुए हैं, तो पशु गाड़ी और जलमार्ग का वो लोग प्रयोग करते थे। स्थल मार्ग और जलमार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात हम ये कर रहे हैं। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा मेसोपोटामिया के साथ वस्तु विनिमय के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। पशु गाड़ी यानी स्थल मार्ग और जलमार्ग दोनों का वो लोग प्रयोग करते थे। अच्छा, इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो उल्लेख प्राप्त हुआ है वो हुआ है मेसोपोटामिया से प्राप्त सारगोन अभिलेख से। तो सारगोन अभिलेख की यहां चर्चा कर लेते हैं हम कि सिंधु सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, सिंधु सभ्यता के, यहां ये प्रश्न देखना, सिंधु सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अभिलेखीय प्रमाण, अभिलेखीय प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ? ठीक है, तो कोई प्राचीन अभिलेख, अभिलेख यानी पत्थर पर लिखे हुए लेख वो देंगे, प्राचीन अभिलेख वहां यहां पर वो देंगे। उनमें जैसे बोगजगोई अभिलेख है, ठीक है, सारगोन अभिलेख है, या बेहिस्तून अभिलेख है, या पर्सिपोलिस अभिलेख है। इसमें ऑप्शन में जैसे मैं शो करता हूं, हम कह रहे हैं सिंधु सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अभिलेखीय प्रमाण, अभिलेखीय यानी पत्थर पर लिखा हुआ लेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो इसकी चर्चा हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए बेहिस्तून अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख, बी बोगजगोई अभिलेख, बोगजगोई अभिलेख, सी सारगोन अभिलेख, सारगोन अभिलेख, और डी है पर्सिपोलिस अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अभिलेखीय प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ, लिखा हुआ लेख कहां से प्राप्त हुआ, और इसका राइट आंसर है सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख जो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ, राजा सारगोन अभिलेख का है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। लगभग 2324 से ईसा पूर्व के आसपास इस अभिलेख को लिखा गया था। इसमें सिंधु सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उल्लेख प्राप्त होता है।
बोगजगोई अभिलेख का भी अध्ययन हम आगे करेंगे। इसमें ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। बेहिस्तून और पर्सिपोलिस अभिलेख पत्थर पर लिखे हुए पहले अभिलेख हैं जो राजा डेरियस द्वारा, ईरान के शासक द्वारा लिखवाए गए थे। इनकी चर्चा हम करेंगे। ये वैदिक काल का और ये सिंधु सभ्यता का अभिलेख यहाँ रहा है। तो सारगोन अभिलेख में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उल्लेख प्राप्त होता है और वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में का सारगोन अभिलेख में क्या उल्लेख है ये देखते हैं हम। सारगोन अभिलेख जो राजा सारगोन का है और कहां से प्राप्त हुआ है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ठीक है। सारगोन अभिलेख में कहा गया है, जिसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं, सारगोन अभिलेख में कहा गया है सिंधु क्षेत्र के लोग। देखिए सारगोन अभिलेख यहां मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ, इस क्षेत्र से। सारगोन अभिलेख में कहा गया है यहां से प्राप्त हुआ सिंधु क्षेत्र के लोग, जो इससे आगे रहा है। ये मेसोपोटामिया। सारगोन अभिलेख में उल्लेखित है सिंधु क्षेत्र के लोग, और सिंधु क्षेत्र को उन्होंने मेलुहा कहा है। सिंधु क्षेत्र यानी मेलुहा प्रदेश के लोग दिलुमन द्वीप होते हुए, दिलुमन द्वीप जिसकी वर्तमान पहचान की जाती है बहरीन द्वीप, बहरीन द्वीप होते हुए मकरान तट पर आते थे, मकरान तट, और उसके पश्चात वो मेसोपोटामिया पहुंचते थे। ये बहरीन द्वीप है जो फारस की खाड़ी में स्थित है, ये मेसोपोटामिया है। तो ये उनका मार्ग, जलमार्ग रहा था व्यापार का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का। तो ये सारगोन अभिलेख से प्राप्त होती है ये चीज, इसके व्यापार का ये उल्लेख जो है, जिसकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं, सारगोन अभिलेख की। ठीक है जी। तो मेसोपोटामिया से प्राप्त सारगोन अभिलेख में कहा गया है मेलुहा प्रदेश के लोग, मेलुहा प्रदेश के लोग दिलुमन द्वीप होते हुए, दिलुमन द्वीप होते हुए मगन तट और उसके पश्चात सारगोन पहुंचते हैं। ये सब शब्द ये मेसोपोटामिया से प्राप्त सारगोन अभिलेख में है। यहां अब इन शब्दों का विशेष महत्व है। जैसे मेलुहा शब्द उन्होंने किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया? तो मेलुहा शब्द सारगोन अभिलेख में जो प्रयोग किया गया है वह है सिंधु क्षेत्र के लिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दिलुमन द्वीप जिसे सारगोन अभिलेख में कहा गया है हाथियों का द्वीप, हाथियों का द्वीप या साफ सुथरा द्वीप, हाथियों का द्वीप या साफ सुथरा द्वीप। तो इस तरीके से दिलुमन द्वीप का उल्लेख किया गया है। दिलुमन द्वीप की जो वर्तमान पहचान की जाती है वो पहचान की जाती है वर्तमान के बहरीन द्वीप से। दिलुमन द्वीप की पहचान की जाती है वर्तमान के बहरीन द्वीप से, और मेलुहा की पहचान की जाती है वर्तमान के सिंधु क्षेत्र से। ठीक है जी। मगन तट की हम चर्चा करें तो मगन तट की जो पहचान की जाती है वो वर्तमान के मकरान तट से की जाती है। मकरान तट जो बलूचिस्तान में स्थित है। तो यहां पर ही आपको याद रखना है, सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता से होने वाले व्यापार का उल्लेख मिलता है। सिंधु क्षेत्र को उन्होंने कहा है मेलुहा। सिंधु क्षेत्र को सारगोन अभिलेख में क्या कहा है? मेलुहा। दिलुमन द्वीप की पहचान वर्तमान की जाती है बहरीन द्वीप से, और मगन तट की पहचान वर्तमान के मकरान तट से की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता के व्यापार का अभिलेखीय प्रमाण जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है सारगोन अभिलेख से। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रचलन था, हमें चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं वस्तु विनिमय का प्रचलन था, लेकिन फिर भी सिंधु सभ्यता में हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता में मुद्रा और मोहर का उल्लेख हुआ है बहुत बार। मुद्रा थी उनकी करेंसी जो सामान्यतः मिट्टी की बनी हुई थी, और मोहर का निर्माण हुआ था सेल खड़ी से, पत्थर से।
ठीक है, मुहर थी उनकी सील, और ये थी करेंसी। आंतरिक व्यापार जो करते थे तो मिट्टी के बने हुए सिक्के का प्रयोग करते थे, जो उनकी मुद्रा थी। तो यहां पर जो प्रश्न आपको याद रखना है या जरूर याद रखना है, मुद्रा का निर्माण होता था मिट्टी से और मोहर का निर्माण होता था सेल खड़ी पत्थर से, जिसको अफगानिस्तान से मंगाते थे। ठीक है जी। यहां पर हम देखते हैं, जैसे सीटेट में एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि सिंधु क्षेत्र में मोहर का निर्माण निम्न में से किस प्रकार होता था। मोहर का या मुद्रा का निर्माण, सीटेट में प्रश्न पूछा था, मोहर का निर्माण सिंधु क्षेत्र में, मोहर का निर्माण निम्न में से किस तरीके से होता था। ऑप्शन ए में है सांचे में ढालकर, सांचे में ढालकर, ठीक है जी। ऑप्शन बी है गलाकर, ठीक है, या फिर ऑप्शन सी है काटकर, ठीक है, और या ऑप्शन डी है तोड़कर। तो आप ये याद रखेंगे कि मोहर का जो निर्माण है वो मोहर का निर्माण हुआ है पत्थर से। अब आप निश्चित रूप से ध्यान रखना कि पत्थर अगर धातु हो तो उसे गला लिया जाएगा, तो गलाकर नहीं, ठीक है। सांचे में ढाला नहीं जाता, पत्थर से बना हुआ इस प्रकार। अच्छा, तोड़कर वो सिर्फ अनुमान पर आधारित नहीं थी, क्योंकि निश्चित उनकी सेप थी कि ज्यादातर जो मोहर प्राप्त हुई है वो वर्गाकार प्राप्त हुई। ज्यादातर मोहर का निर्माण और मुद्रा का निर्माण वर्गाकार हुआ है। इनकी आकृति ये रही, तो इन्हें काटकर वर्गाकार आकृति में ढालकर इनका निर्माण किया जाता था। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सिंधु सभ्यता मोहर का निर्माण होता था काटकर। और यही क्वेश्चन अगर यहां पूछा जाए कि मुद्रा का निर्माण किस प्रकार होता था, तो मुद्रा का निर्माण अगर पूछा जाए तो वो है फिर सांचे में ढालकर, क्योंकि वो मिट्टी की बनी हुई थी, इसलिए मुद्रा का निर्माण तो होता था सांचे में ढालकर, और मोहर का निर्माण होता था क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई थी काटकर। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हुआ मुद्रा और मोहर का उल्लेख। मुद्रा जो मिट्टी की बनी थी, इसलिए इसका निर्माण होता था सांचे में ढालकर। आकृति थी इनकी वर्गाकार अधिकतर, और मोहर जो सील थी, हम चर्चा कर चुके, स्टैम्प थी उनकी, इसका निर्माण होता था सेल खड़ी पत्थर से। सेल खड़ी पत्थर से बनती थी, इसलिए काटकर बनाई जाती थी। इसकी भी आकृति अधिकतर वर्गाकार थी। मोहर पर जो सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है, मुद्रा और मोहर पर जो सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है, वो चित्र प्राप्त हुआ है पीपल का। और दूसरा जो सर्वाधिक चित्र है वह है एक श्रृंगी सांड। ठीक है जी। सर्वाधिक चित्र मुद्रा और मोहर पर प्राप्त हुआ है वो पीपल का, और दूसरा है वो एक श्रृंगी सांड। संभवतः इसे गैंडा माना गया है, इतिहासकार अभी इस पर सहमत एकमत नहीं है एक श्रृंगी सांड पर। तो सबसे ज्यादा चित्र जो इन पर मिला वो पीपल का, और उसके अलावा एक श्रृंगी सांड का। ठीक है, ये हुई मुद्रा और मोहर की बात। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग लगभग सभी धातुओं से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि कृषि का कार्य सिंधु क्षेत्र में होता था, और कृषि में वो 9 प्रकार की फसलों से परिचित थे। 9 प्रकार की फसलों से परिचित। लेकिन कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग दाल से परिचित नहीं थे। दाल से परिचित नहीं थे। 9 प्रकार की फसलें वो पैदा करते थे। गेहूं और जौ उनका मुख्य खाद्यान्न था, लेकिन दाल से वो लोग परिचित नहीं थे। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कृषि उत्पादन में वो लोग खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे, और ये हल जिस चीज का बना होता था वो बना होता था पत्थर का, सॉरी, हल बना होता था लकड़ी का। लकड़ी के बने हल का खेत जोतने के लिए वो
प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए लकड़ी के बन का हल का वो प्रयोग करते थे, लकड़ी के बने हल का, क्योंकि वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे इसलिए लोहे की फाल भी उस हल पर नहीं मिली। फसल काटने के लिए पत्थर की हंसिया का प्रयोग किया जाता था। पत्थर की हंसिया का यानी दराती का वो लोग प्रयोग करते थे। कृषि उत्पादन में जो सर्वाधिक उत्पादन वहां हो रहा था उसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। हिंदू क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन जो होता था, सर्वाधिक उत्पादन वो था कपास। कपास का उत्पादन केवल और केवल सिंधु क्षेत्र में होता था, इसलिए कपास को यूनानी लोग कहते थे सिंडस। कपास का उत्पादन केवल सिंधु क्षेत्र में होता था, इसलिए इसे सिंडस के नाम से यूनानी संबोधित करते थे। तो ये कृषि की बात हुई। लकड़ी के बने हुए हल का वो प्रयोग करते थे, पत्थर की बनी हुई हंसिया का वो प्रयोग करते थे, लोहे से वो परिचित नहीं थे, लगभग 9 प्रकार की फसलों से परिचित थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वहां स्त्रियों का भी आर्थिक क्षेत्र में विशेष योगदान माना जाता है। स्त्रियों का विशेष योगदान था आर्थिक क्षेत्र में। विशेष योगदान, ये आपको तथ्य याद रखने हैं और ये इस आधार पर कहा गया है कि उन्हें कई जगह से कुछ चीज गूंथते हुए दिखाया गया है। आटे पीसने के लिए उन्होंने पत्थर की चक्की को चलाते हुए दिखाया गया है और आटा पीसने के लिए जो पत्थर की चक्की, आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की के जो प्रमाण प्राप्त हुए अवशेष, वो प्राप्त हुए हैं लोथल से। तो ऐसे कार्य करते हुए स्त्रियों को वहां दिखाया गया है। आटा पीसने वाली पत्थर की बनी हुई चक्की के प्रमाण प्राप्त हुए लोथल से। तो इस प्रकार माना गया है कि सिंधु क्षेत्र में स्त्रियों का आर्थिक क्षेत्र में विशेष योगदान रहा था। ठीक है, लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। धातु गलाने की विधि से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे। धातु गलाने की विधि से परिचित, क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने 2 धातुओं को गलान कर धातु गलाने की विधि से परिचित थे। 2 धातुओं को गलाकर एक तीसरी मिश्र धातु कांसे का निर्माण किया था। इसका मतलब धातु गलाने की विधि से वो लोग परिचित थे। इसके अलावा सिंधु क्षेत्र से विभिन्न उद्योगों का जो उल्लेख, सिंधु क्षेत्र का मुख्य उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग। उद्योगों की जब चर्चा करें, मुख्य था सूती वस्त्र उद्योग। इसके अलावा वहां से जो उद्योगों का उल्लेख मिलता है वह है कुंभकारों का उद्योग, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों का उद्योग। और इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो से कुंभकारों के उद्योग प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा सीप के उद्योग सिंधु क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं और सीप के उद्योग प्राप्त हुए हैं लोथल से। लोथल और चनहुदड़ो से सीप के कारखाने मिले हैं। मन का बनाने के कारखाने चनहुदड़ो से मिले हैं। तो यहां आपको केवल मुख्य रूप से यही याद रखना है, सूती वस्त्र उद्योग उनका मुख्य वस्त्र उद्योग था। विभिन्न प्रकार के पशु वो लोग पालते थे। हाथी वो लोग पालते थे। गुजरात में गुजरात से हाथी पालने के प्रमाण मिले हैं। हाथी वो लोग पालते थे, इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं गुजरात से। अब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके आयात निर्यात की बात कर लेते हैं। यहां देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो निर्यात करते थे वो निर्यात करते थे सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र का। और जो आयात होता था वो आयात होता था आभूषण बनाने की सामग्री का। आभूषण बनाने की सामग्री का। ठीक है जी। और ये जो सामग्री मंगाई जाती थी विभिन्न देशों से, इसकी हम यहां चर्चा कर लेते हैं। देखो, विभिन्न देशों से उनके संबंध थे, व्यापारिक संबंध।
और विभिन्न देशों से जो चीज का वो आयात कर रहे थे, इनकी चर्चा हम ये कर रहे हैं। ये मुख्य जो वस्तु थी, जैसे चांदी और टिन, चांदी व टिन, ये मंगाई जाती थी ईरान से। ठीक है। इसके अलावा लाजवर्द मणि व सेलखड़ी पत्थर, ये मंगाया जाता था अफगानिस्तान से। सोने का वो लोग आयात करते थे कर्नाटक से। ठीक है। तांबा का वो लोग आयात करते थे खेतड़ी से, क्योंकि ये सिंधु क्षेत्र से बाहर था तब, तो ये आयात किया जाता था। इस प्रकार इन चीजों का सिंधु सभ्यता के लोग आयात करते थे और सूती वस्त्र का वो लोग निर्यात करते थे। तो ये हुई सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति। और अब अंत में हम चर्चा करते हैं सिंधु सभ्यता की राजनीतिक अवस्था के बारे में, जो हम यहाँ चर्चा करेंगे। राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें देखेंगे कि वो केवल अनुमान पर आधारित है, क्योंकि उनके अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता की राजनीतिक स्थिति में इतिहासकारों ने केवल अनुमान लगाया है कि दुर्ग में रहने वाले लोग, कोई विशेष प्रकार का वर्ग था जो सिंधु सभ्यता में प्रशासनिक कार्यों को संभालता था। इतनी अच्छी नगर व्यवस्था होती, तो दुर्ग में रहने वाला कोई एक वर्ग तो था जो प्रशासक था। यहाँ राजनीतिक स्थिति में हम जानते हैं कि राजा के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, तो राजतंत्र की तो संभावना ही नहीं है। जहाँ इतिहासकारों के कुछ मत हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो प्रशासन चलाया जाता था वो व्यापारी वर्ग के द्वारा वहां का शासन चलाया जाता था, क्योंकि व्यापार प्रधान सभ्यता थी। और वो कह रहे हैं कि व्यापारियों के मुखिया उस दुर्ग में निवास करते थे, जो संपूर्ण प्रशासन को संभालते थे। और ये कहने वाला इतिहासकार हैं राम शरण शर्मा, कि सिंधु सभ्यता का प्रशासन व्यापारी वर्ग के हाथ में था। ठीक है जी। लेकिन इस पर भी सहमत नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का जो प्रशासन है वो एक विद्वान वर्ग द्वारा चलाया जाता था, और वो वर्ग था पुरोहित वर्ग। इनके द्वारा सिंधु सभ्यता का प्रशासन चलाया जाता था, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में विशेष थे और सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक कर्मकांडी थे। ठीक है। इनके द्वारा सिंधु सभ्यता का प्रशासन चलाया जा रहा था। और ये कहने वाले इतिहासकार थे पिग्गट। पिग्गट को इस पै और पैसे याद रखना, पिग्गट यानी पुरोहित। आर.एस. शर्मा कह रहे हैं व्यापारी वर्ग के हाथ में। इसके आगे का मत है, वो ये कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का जो प्रशासन था वो गणतंत्रात्मक था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित, गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित। ठीक है जी। और ये कहने वाला व्यक्ति है, गणतंत्र का मतलब आप समझना, गणतंत्र यानी किसी राष्ट्र या राज्य के मुखिया का जो चुनाव किया जाता हो, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। यानी कोई एक व्यक्ति या कुछ लोग वह चुने जाते हों, जो सर्वोच्च था उसका चुनाव किया जाता होगा, और चुने हुए व्यक्ति के द्वारा वह शासन चलाने वाला व्यक्ति था। ये थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये कह रहे थे हंटर। इसका कहना था हंटर का कि सिंधु सभ्यता में शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। और अंत में हम बात करते हैं एक और इतिहास की, जो ये कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का प्रशासन प्रतिनिधि वर्ग के हाथ में था। सिंधु सभ्यता का प्रशासन प्रतिनिधि वर्ग के हाथ में था, यानी कुछ लोगों का चुनाव करते थे, सरकार बनाते थे, प्रशासन में उन्हें शामिल करते थे, और वही प्रतिनिधि लोग इस सभ्यता का शासन चलाते थे। ये कहने वाला इतिहासकार था अर्नेस्ट मैके। तो ये कुछ इतिहासकारों के मत हैं प्रशासन के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जो आपको याद रखने हैं। व्यापारी वर्ग के हाथ में शासन था, शर्मा जी ने कहा है, आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा। पिगट ने कहा है पुरोहित वर्ग के हाथ में शासन था। हंटर के अनुसार गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और मैके के अनुसार था प्रतिनिधि वर्ग के हाथ में शासन। ठीक है। आज इतना ही। ये सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था हुई। विशेष रूप से आपको धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र पर ध्यान देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न वहीं से बनते हैं, धार्मिक और आर्थिक। चलिए आज के लिए इतना ही। उसके बाद में हम पुनः मिलेंगे
इसके अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।